वेलकम बैक टू जागो दुनिया। मैं हूं फारूक हसन, मेरे साथ मौजूद हैं सुंदस जमील और यहाँ पे स्टूडियोज़ में, लाहौर स्टूडियो में सलमान गनी साहब, चीफ रिपोर्टर नवाए वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। और लाइन पे हमें ज्वाइन किया है कराची से शर्मिला फारूकी ने, जो कि एडवाइज़र हैं सीएम सिंध, चीफ मिनिस्टर सिंध की। शर्मिला, आपसे मैं ये जानना चाहूँगा, आखिरी सवाल है मेरी तरफ से, इसके बाद गनी साहब आपसे एक बात पूछना चाहेंगे। आपसे ये जानना चाहूँगा कि जब भी ये वाक़यात होते हैं, टारगेट किलिंग्स के हालात ख़राब से ख़राब तर होते जा रहे होते हैं, लेकिन जो चीफ एग्जीक्यूटिव है उस प्रोविंस का, यानी सीएम साहब जो हैं, चीफ मिनिस्टर साहब, उनकी तरफ से कोई बयान नहीं आता, कोई स्टेटमेंट नहीं आती, कोई अवाम को तसल्ली नहीं दी जाती कि भाई आप हौसला रखें, हमने ये मसला हल कर लेना है या हम बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं। उस तरफ से बिल्कुल खामोशी होती है। बाकी लीडरान के बयान जरूर आते हैं, फेडरल मिनिस्टर इंटीरियर के जो है रहमान वाली साहब, उनके भी स्टेटमेंट आती है, सीएम सिंध की स्टेटमेंट हम नहीं देखते। इसकी क्या वजह है? देखिए फारूक, ये थोड़ी सी हकाइक से दूर आपने बात कर दी कि उनकी तरफ, लेकिन स्टेटमेंट आना जो है वो सिर्फ मसले का हल नहीं है। जब भी कोई इशू होता है कराची में, चाहे टारगेट किलिंग के हवाले से हो, दहशतगर्दी के हवाले से हो, अभी आप सैलाब के हवाले से जो है सिंध जो है वी आर गियरिंग अप फॉर दैट, आज सखर से जो है वो सैलाब गुजरना है। आप देखें कि वो ऑन ग्राउंड पे होते हैं, या गवर्नर, ये टारगेट किलिंग्स हो तो गवर्नर हाउस में होते हैं, कोर कमेटी की मीटिंग होती है, आला सतह का जो है वो इजलास हो रहा होता है। अभी भी आप देखें कि अगर जिस तरह से सैलाब के हवाले से खुदा करे कि सैलाब जो है वो गुजर जाए और ज्यादा नुकसान हम सिंध को यहाँ बर्दाश्त करना पड़े, वो भी 4 दिन से वो ऑन ग्राउंड हैं। कल वो कोटरी पे थे, वो पूरे दौरे कर रहे हैं, खुद पर्सनली जाके वहां पर लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं जो लोग इवैक्यूएट नहीं होना चाहते। ऐसी बात नहीं है। देखिए सिर्फ फिर बात मैं यही कहूंगी कि बयानात, वो लोग जो सिर्फ बयानात देते हैं ना, वो सिर्फ बयानात ही दे रहे होते हैं। सही, बहुत शुक्रिया शर्मिला। सलमान गनी साहब पूछना चाहेंगे आपसे कुछ। जी गनी साहब। जी शर्मिला भी मुझे आपसे ये मालूम करना है, देखें कराची के हालात के असरात पूरे मुल्क पे होते हैं और माजी के अंदर भी पीपल्स पार्टी को कराची के हालात की कीमत चुकाना पड़ी। जो सूरत कराची में पैदा हुई है, देखें कोई एक कत्ल होता है तो यकदम पूरे कराची में से रिएक्शन शुरू हो जाता है, घराव जलाओ शुरू होता है। ये बताएं कि इस सारी सूरत हाल में जो कानून पर असरअंदाज होने वाले हैं, उनके मुकाबले में कानून नाफज करने वाले अदारे कहाँ होते हैं, और क्या इस वक्त कराची में हुकूमती रिट मौजूद है? सलमान, आप एक तरीके से बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। मैं अब फिर एक चीज कहूंगी कि कराची के डायनामिक्स बहुत मुख्तलिफ है। देखें खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जब मियां इफ्तिखार साहब के बेटे को शहीद किया गया तो ऐसा कोई वाकया वहां पर पेश नहीं आया, लेकिन कराची में रजा की शहादत हुई तो उसके बाद आप देखें कि आज दूसरा दिन है कि कराची सन्नाटे में है और 65 से ज्यादा लोग जो हैं वो शहीद हो चुके हैं और बेइंतहा इमलाक जो है वो बर्बाद हो चुका है। देखें कराची को जब आप टारगेट करते हैं तो उसका मतलब है पूरे मुल्क को आप टारगेट करते हैं। यहाँ पर हमारे पास पुलिस की नफरी कम है। जब हम रेंजर्स को साथ मिलाते हैं तो इसीलिए मिलाते हैं कि सिंध पुलिस की मावनत हो, हमारे पास जो है वो उनकी कैपेसिटी इनहेंस हो। लेकिन उसके बावजूद आपने देखा कि मसले मसाइल अपनी जगह पर रहते हैं, गिरफ्तारियां भी होती हैं, इन्वेस्टिगेशंस भी होती हैं, वफाकी वजीर दाखिला भी आते हैं, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर भी नोटिस लेते हैं, फिर कुछ अरसे के लिए यहाँ पर पीस होता है। लेकिन मसला यहाँ पर यह है कि जब तक हम 2-3 चीजों के ऊपर अपने एक विल के साथ काम नहीं करेंगे, और उसमें विल मैं ये कहूंगी कि पीपल्स पार्टी की अगर मौजूद है तो जो दीगर हमारे इत्तेहादी, जो दीगर स्टेक होल्डर्स हैं, जब तक उनकी विल मौजूद नहीं होगी वो काम नहीं हो सकेगा। 1, डी-वेपनाइजेशन, वी हैव टू गो टुवर्ड्स डी-वेपनाइजेशन। कराची में बेइंतहा असला है और असले की तरसील को रोकना है। थैंक यू सो मच बहुत शुक्रिया शर्मिला, आपने बहुत से वैल्यूबल कमेंट्स दिए और बहुत सी चीज़ें क्लैरिफाई भी की। वहीं साहब आप कुछ कहना चाहते हैं? देखें इन्होंने बड़ी पॉजिटिव सोच और अप्रोच की बात की है, लेकिन अमलन ज़मीनी हकाइक वहाँ पर ये नहीं है। मैं चाहता हूँ कि 2-3 चीज़ें कराची में अमन को यकीनी बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। सब 1 मिनट है हमारे पास, मैं उसमें 2-3 तजावीज़ है। नंबर 1, देखें ये बात तो सबका इत्तफाक है कि कराची में अगर बदअमनी होगी तो पूरे मुल्क में इसके असरात होंगे। एक जुडिशल कमीशन बनना चाहिए और सबसे पहले आप वहाँ पर मिसाल कायम करें कि जो लोग कातिल हैं, किसी एक कत्ल को पकड़ें या एक कातिल को पकड़ें, कातिल को उसके अंजाम पे पहुंचाएं, या कत्ल की तहकीकात करें कि कौन लोग हैं जो पिछले 15-20 साल से कराची के अमन पे हो रहे हैं। दूसरी बात, आप कराची के इशू को पार्लियामेंट के अंदर डिस्कस करें।
دیکھیں اسے کچھ لوگوں پر نہیں چھوڑا جا سکتا کہ وفاقی وزیر داخلہ صاحب کراچی جاتے ہیں، وہ صرف ایم کیو ایم کی منت اور سماجت کرتے نظر آ رہے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کرتے ہیں کہ ان کی حکومت نہیں گرتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں. خدا نخواستہ اگر کراچی کو نقصان پہنچتا ہے تو پاکستان کی بقا اور سلامتی کے آگے ایک سوالیہ نشان کھڑا ہوگا، اور پیپلز پارٹی کو جواب دہ ہونا ہے. اس مسئلے کا حل پیپلز پارٹی نکال سکتی ہے. جو لوگ قانون شکن ہیں ان کا تعلق ایم کیو ایم سے ہے، اے این پی سے ہے، پیپلز پارٹی سے ہے، جماعت اسلامی سے ہے، ان کے خلاف قانون ضرور حرکت میں آنا چاہیے. جب تک قانون توڑنے والے حکومتی ایوانوں میں موجود ہوں گے میں نہیں سمجھتا کراچی کا مسئلہ حل ہو سکتا. تھینک یو سو مچ. ایسا بہت شکریہ آپ کو جوائن کرنے کا. شرمیلا فاروقی آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا لائن پہ کراچی سے. اگین آخر میں دعا یہی ہے کہ جہاں پہ بھی آپ ہیں آپ سلامتی سے رہیں، اور پورے ملک کے لیے ہم دعا گو ہیں. جو مسائل ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جلدی حل کریں. بالکل. اور جن خاندانوں کے چراغ ٹارگٹ کلنگ کی وجہ سے جن لوگوں کی شہادت ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کی فیملیز کو جو ہے وہ صبر عطا فرمائے. آمین ثم آمین. چھوٹی سی کوشش، ایک چھوٹی سی کاوش جاگو دنیا کی طرف سے تھی. آج کا خصوصی پروگرام آپ کو کیسا لگا ای میل کر کے ضرور بتائیے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے. اسی دعا کے ساتھ خدا حافظ ہم آپ کو کہتے ہیں. پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.